वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 65B से। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल डिस्पैच बाय द माइनिंग लीज होल्डर्स। ये थोड़ी एंट्री एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। जो कॉन्ट्रैक्ट किसका है? ERCC, शॉर्ट फॉर्म क्या है? ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अगर मैं ये पूरा जो एग्जम्पशन का जो प्रोविजन है वो पढ़ूं भी तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो क्या करें समझने के लिए? चलिए सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो समझते हैं, फिर आपको ये जो एग्जम्पशन एंट्री है सीरियल नंबर 65B ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 CT रेट डेटेड 28/6/2017, you are going to understand in very easy manner। तो चलिए पहले ये कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ये होता क्या है। इसमें बेसिकली तीन पार्टीज है: माइनिंग लीज होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट give contract to माइनिंग लीज होल्डर। इसको हम लोग माइनिंग लीज होल्डर क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। माइनिंग लीज होल्डर, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या पहले ये समझते। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू माइनिंग लीज होल्डर फॉर माइनिंग कोयला घोटाला तो आपने सुना होगा। सो लेट टेक एग्जांपल ऑफ कोल माइनिंग ओनली। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है to mine basically coal, and the person who is taking this or the company who is taking this contract, we are going to say mining lease holder, and let's say the contract period is for 1 year। normally ये लंबे पीरियड के लिए होता है लेकिन मैं क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा हूँ इसलिए आप इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने 1 ईयर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए दिया कॉन्ट्रैक्ट, और जो बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है या जो कंपनी जो ये कॉन्ट्रैक्ट ले रही है उसको हम बोलेंगे माइनिंग लीज होल्डर। ये क्या करेगा, इसके बदले में गवर्नमेंट को दो तरीके से कंसिडरेशन दे सकता है। एक तो फिक्स, दूसरा वेरिएबल। फिक्स क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि भैया तू माइन कर सकता है, जितनी कॉल मिले तू निकाल सकता है, लेकिन इसके बदले में मेरे को मिनिमम ये चाहिए। सो लेट टेक एग्जांपल कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे को फिक्स चाहिए, तेरे को ये राइट देने के लिए कि तू माइनिंग कर सकता है 100 करोड़ रुपीज। कितना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को? 100 करोड़। भाई देता है तो ठीक है, ऐसे भी ये टेंडर होता है, टेंडर प्रोसेस के अंदर चुना जाता है। तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ का, जिसको ये राइट चाहिए कंपनी को या बंदे को वो ले लेता है कि बोला ठीक है यार इसमें मेरे को प्रॉफिट ही होने वाला है। सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू सी व्हाट प्रॉफिट ही इज गोइंग टू मेक। क्या संभावना उसके अंदर, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना वो कोल उधर से निकाल सकता है, वो टेक्निकल एनालिसिस करेगा। उसके बाद बोलेगा ओके कॉन्ट्रैक्ट टेकन एंड ही इज कमिटिंग फिक्स पेमेंट ऑफ 100 करोड़। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ठीक है मैं तेरे को ये राइट दे रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अप टू 10 लाख, लेस से अगर 10 लाख टन कोल निकलता है so no need to pay extra, and if it exceed 10 lakh ton
देन यू नीड टू पे मी एक्सेस रॉयल्टी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रॉयल्टी। जो वेरिएबल है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स अमाउंट। कि 10 लाख टन तक अगर तूने कॉल निकाला, यू नीड टू पे मी फिक्स 100 करोड़। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी रेवेन्यू इंश्योर कर ली कि भैया मैं राइट दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, ओके, माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए। तो जो माइनिंग लीज होल्डर है, सच पर्सन इज गोइंग टू पे मी 100 करोड़। अब माइनिंग लीज होल्डर ये कॉन्ट्रैक्ट करके एक रिस्क भी ले रहा है। क्या रिस्क ले रहा है? कि अगर मान लीजिए 10 लाख से कम हुआ, उसको तो 100 करोड़ पे करना है। मान लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए एक संभावना ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे 6 लाख से हुआ, या दूसरे के अंदर 14 लाख हो गया, तो यहां -4 लाख, यहां +4 लाख, वो कॉल निकाल पाया। इस सिनेरियो में भी उसको 100 करोड़ तो पे करना ही है, ठीक है। हो सकता है इसको लॉस हो, तो वो भी अपना टेक्निकल एनालिसिस करेगा और देखेगा कि भाई रिस्क कितनी है, उसके बेसिस पे वो कमिट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है 100 करोड़ फिक्स के ऊपर। अब अगर ये 10 लाख से ज्यादा होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या दिया हुआ है कि भैया वेरिएबल पे होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रॉयल्टी। क्या बोलेंगे? एक्सेस रॉयल्टी। तो ये एक्सेस रॉयल्टी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में फार्मूला भी दिया हुआ रहेगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है, कितना प्रोडक्शन, मतलब कितनी माइनिंग ज़्यादा हुई है, उसके बेसिस पे लिखा हुआ रहेगा कि भैया इतना तो पे करना, इतने टन के ऊपर इतना इतना इतना, ठीक है। वो उन दोनों का प्रेरोगेटिव है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेस रॉयल्टी। जो कब पेबल होगी? जब ये 10 लाख के ऊपर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ 10 लाख तक नहीं पे करना, 10 लाख के ऊपर तेरे को एक्सेस रॉयल्टी पे करना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड माइनिंग लीज होल्डर। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन राइट टू दिस पर्सन फॉर डूइंग माइनिंग ऑफ कोल, ठीक है। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग सोचते हो कि गवर्नमेंट समझदार नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जब पैसे की बात आती है, देन दे आर वेरी स्मार्ट। अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, मेरे को 100 करोड़ रुपीज तो मिल गया, 100 करोड़ रुपीज तो मिल गया। अब एक्सेस रॉयल्टी, हो सकता है कि ये बंदा इसके अंदर कुछ गलत करे, ये बंदा इसके साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है फिगर के साथ। तो आप क्या करोगे? सर सिंपल, हम तो सीए स्टूडेंट है, ऑडिट करेंगे। तो गवर्नमेंट सोचती है अगर ऑडिट भी अपॉइंट किया, तो हो सकता है कि उसको भी मैनिपुलेट किया जाए, ऑडिटर को भी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है यार, ये सब लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 100 करोड़ मिला और मेरे को कुछ और फिक्स रेवेन्यू चाहिए, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे को केवल रेवेन्यू से मतलब है। किससे मतलब है स्टेट गवर्नमेंट को? रेवेन्यू से। तो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एक और कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सेस रॉयल्टी। मैं वापस जा रहा हूं प्रोविजन के ऊपर। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ERCC। अब देखना स्टेट गवर्नमेंट की स्मार्टनेस। तो ERCC के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब ये ERCC क्या करेगा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो एक्सेस रॉयल्टी का जो राइट है, एक्सेस रॉयल्टी का जो राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कि भैया जो भी एक्सेस रॉयल्टी होगा ये माइनिंग लीज होल्डर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, ये राइट वो इसको असाइन कर देती है। इसको असाइन करती है कि भैया तू देख, ये कितनी माइनिंग कर रहा है,
और कितनी रॉयल्टी बनती है एक्सेस। एक्सेस के लिए 100 करोड़ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले चुकी है, 100 करोड़ तो ले चुकी है, तो ये एक्सेस के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि भैया मेरे रिस्क नहीं हो कि ये बंदा ज्यादा माइनिंग कर ले और मेरे को रेवेन्यू नहीं दे। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, ईआर बोला था मैंने आपको, तो इसके कलेक्शन के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, ये बाकायदा उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, नजर रखेगा और देखेगा कि ये बाकायदा पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो आउटसोर्स किया उन्होंने। यस, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन सेंटर को। ओके, और इसके बदले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट वापस इससे एक कमिटमेंट लेती है कि बोल तू मेरे को कितना पेमेंट करेगा, तू मेरे को कितना पेमेंट करेगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्टर जाता है एक टेक्निकल बंदे को, एक्सपर्ट को लेके, और एनालाइज करता है कि भैया इसमें से एक्सेस कितने निकलने वाला है, मेरे को मुनाफा होगा कि नहीं होगा। तो टेक्निकल जो बंदा है वो बोलता है कि भैया ले लो, मुनाफा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है भाई मेरे को 5 करोड़ रुपीज दे दे, मैं तेरे को ये एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन का इंचार्ज बनाती हूँ, राइट असाइन करती हूँ, इसके बदले में मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बदले में क्या चाहिए, 5 करोड़ रुपए। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे को 5 करोड़ रुपए के ज़्यादा रेवेन्यू होगी नहीं होगी। अगर 5 करोड़ से कम होगी तो सच पर्सन ERCC इज गोइंग टू मेक लॉसेज, और वो लॉस मेकिंग के लिए तो नहीं आएगा। तो उसने एनालाइज किया, बोला नहीं, संभावना है कि कॉल ज़्यादा निकले और हो सकता है कि मेरे को कितना मिले, 7 करोड़। सो आई एम गोइंग टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। सो ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड पे 5 करोड़ रुपीज इस राइट के बदले में। तो अब क्या हो गया, अगर इसको वापस हम लोग रिप्रेजेंट करें, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग लीज होल्डर और ये अपना ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने माइनिंग का राइट दिया, इसमें 2 कंडीशन थी। ठीक है, एक तो फिक्स, ठीक है, दूसरा वेरिएबल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेस रॉयल्टी। और ये एक्सेस रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको दे दिया। ठीक है, यहां से महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिक्स के रूप में 100 करोड़ ले रही है, और यहां से वो बोलती है कि ठीक है तू मेरे को 5 करोड़ रुपीज दे दे। ठीक है, तो माइनिंग लीज होल्डर 100 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगी, और जब भी एक्सेस जो माइनिंग होगी कॉल की, ठीक है, मान लीजिए जो हमारे एग्जांपल में 10 लाख है, 10 लाख तक तो उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, फिक्स 100 करोड़ इज गोइंग टू कवर। एक्सेस होता है तो उसको एक्सेस रॉयल्टी देनी है, और मान लीजिए ये अमाउंट कितना है, 7 करोड़। बाद में फाइनल होता है कि जितना भी एक्सेस हुआ उसका अमाउंट रॉयल्टी का, एक्सेस रॉयल्टी का अमाउंट 7 करोड़ है, तो वो ERCC को देगी, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसका बन गया। अब आप देखो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई रिस्क नहीं रखी, सारी की सारी रिस्क उन्होंने मिटिगेट कर दी। यहां से 100 करोड़ ले लिया, और जो एक्सेस रॉयल्टी का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी उन्होंने रिस्क नहीं रखी, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, तो माइनिंग लीज होल्डर इसको पे करेगा ERCC को, और ERCC स्टेट गवर्नमेंट को फिक्स सम का पेमेंट कर देगी। और
स्टेट गवर्नमेंट को कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखेगा, इसके ऊपर नजर रखेगा। ईआरसीसी इसके ऊपर नजर रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा, क्योंकि अब इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर ये चोरी करेगा तो नुकसान किसका है? इसका है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो फिक्स ले लिया। अब इसमें टैक्सेबिलिटी का हम लोग एंगल देखते हैं। एंगल देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे ना। तो अब टैक्सेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कौन पेमेंट कर रहा? पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जब ये 100 करोड़ पे करेगा, हु इज सर्विस प्रोवाइडर? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, असाइनमेंट ऑफ राइट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। याद करो, शेड्यूल 2 इंटरलिंक करते रहना है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज 100 करोड़ ये पे करेगा फॉर गेटिंग द राइट ऑफ माइनिंग, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी मान लीजिए हम लोग, टैरिफ शेड्यूल तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ सिलेबस है, 18% है। तो जो 18 करोड़ का जो जीएसटी पेमेंट है वो कौन करेगा? माइनिंग लीज होल्डर ही करेगा। क्यों करेगा माइनिंग लीज होल्डर? क्यों करेगा माइनिंग लीज होल्डर? नहीं याद आ रहा? माइनिंग लीज होल्डर क्यों पेमेंट करेगा? सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो क्या एप्लीकेबल हो गया? आरसीएम, ठीक है। Who is providing the services? State government is providing services to this mining leaseholder. Mining leaseholder being a business entity is going to pay tax under reverse charge 100 करोड़ के ऊपर। इसके अलावा जो माइनिंग लीज होल्डर ईआरसीसी को एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को जो 7 करोड़ का पेमेंट करेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब ये 7 करोड़ में से ईआरसीसी क्या करेगा? जो फिक्स उसका कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको 5 करोड़ पे कर देगा, ठीक है। तो यहां जीएसटी लगा, 100 करोड़ के ऊपर भी जीएसटी लग गया, ठीक है। अब जो ईआरसीसी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है वो बेसिकली पास ऑन है। अगर आप देखोगे इसने यहां जीएसटी लग चुका है, लेवी हो चुका है, अब यहां वापस लगेगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना? होएगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए जो ये ईआरसीसी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे देने वाला है 5 करोड़ रुपए, वो एग्जम्प्ट है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 65B। और इसका लॉजिक क्या है एग्जम्पशन का? बहुत सिंपल है कि भाई डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 करोड़ के ऊपर जो पेमेंट किया है उसके अंदर ये शामिल हो चुका है, उस पर जीएसटी लेवी हो चुकी है वापस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बीच में ईआरसीसी घुसाया जिससे कि उनकी जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए, उनको मॉनिटर नहीं करना पड़े, एक थर्ड पार्टी मॉनिटर करे। क्लियर? तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया। रिमेंबर मैंने रियल एस्टेट का कैसे बताया था आपको कि गवर्नमेंट दोनों तरीके से टैक्स ले रही है। टीडीआर एफएसआई के अंदर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो क्या डायरेक्टली जीएसटी लेवी करती है, और अगर वो शेड्यूल 3 पैरा 5 में आ रही है तो बोलती टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट नहीं है। हमने देखा था ना इसी चैप्टर के अंदर, वैसा ही कुछ हिसाब किताब इधर है। क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं हो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है व्हेन ईआरसीसी इज मेकिंग पेमेंट टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट दैट इज एग्जम्प्ट। ये आपका सीरियल नंबर 65B की एंट्री बोल रही है। वापस पढ़ते, अब आपको समझ में आ जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अब सर्विसेज ये क्यों लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट दे रही है? मैंने हमेशा क्या बोलता हूं, जिसको रेवेन्यू मिलती है। रेवेन्यू किसको मिल रही है? 5 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। सो हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज Maharashtra state government is supplying?
what type of services Maharashtra state government is supplying, assigning the right of excess royalty collection. Okay. In return of that, Maharashtra state government is taking consideration of 5 crore. Now this is exempt. ठीक है, तो रिमेंबर ये एग्जम्प्ट नहीं है, और इनफैक्ट ये भी अगर आप सही तरीके से देखो तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे टैक्स पहले से पे हो चुका है तो डबल टैक्सेशन नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्प्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या लिखता है ये। हाउएवर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ERCC shall submit an account to the state government and certify that amount of GST deposited by mining leaseholders on royalty is more than GST exempted on the service provided by state government to the ERCC of assignment of right to collect royalty, and where such amount of GST paid by mining leaseholder is less than the amount of GST exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of GST paid by the mining leaseholders, and the ERCC shall pay the difference between GST exemption on the service provided by state government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and GST paid by mining leaseholders on royalty। समझ में आया क्या? अरे सर कुछ भी नहीं समझ में आया, तो सर बैठे ना समझाने के लिए। अब क्या होता है वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, ERCC जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है उसकी किस्मत खराब निकलती है, तो वो एस्टिमेट करता है कि इतना निकलने वाला है, लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं निकलता। तो ये जो 7 करोड़ का अमाउंट है वो चेंज होके 4 करोड़ हो जाता है। अगले की किस्मत खराब है, उसका एस्टिमेट गलत निकला ERCC का, वो 4 करोड़ ही होता है। उसकी जो रॉयल्टी एक्सेस रॉयल्टी बनती है वो 4 करोड़ ही होती है, 4 करोड़ ही होती है। तो अब GST कितने अमाउंट पे लेवी होगी इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ERCC को तो क्योंकि उसने तो गारंटी दी हुई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो 5 करोड़ ही पे करेगा। तो इसको बेसिकली नुकसान हो गया क्योंकि इसने कलेक्ट किया माइनिंग लीज होल्डर से 4 करोड़, बट ERCC कमिटेड टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपीज, सो देयर इज लॉस ऑफ 1 करोड़ टू ERCC। सर लॉस है, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट किसी की नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है बॉस अब GST का पेमेंट कितने पे हुआ, 4 करोड़ के ऊपर, और ERCC ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो 1 करोड़ के ऊपर GST का पेमेंट नहीं हुआ ना, तो सीरियल नंबर 65 भी यही बोलती है कि भाई जो एग्जम्पशन है ये 5 करोड़ का तब मिलेगा जब उसके ऊपर GST सफर कर ली गई है। लेकिन इस मामले में जब माइनिंग लीज होल्डर इज ओनली पेइंग एक्सेस रॉयल्टी ऑफ 4 करोड़ बट ERCC इज पेइंग 5 करोड़ टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो देन ऑन 1 करोड़ ड्यूटी इज नॉट लेविड। तो यहां डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसने 4 करोड़ के ऊपर ही GST, मतलब जो ये लेवी होगा वो 4 करोड़ के ऊपर ही होगा, 4 करोड़ के ऊपर, और ये 5 करोड़ पे कर रहा है, 5 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर ERCC हैज टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगेन वो सीरियल नंबर 5 एप्लीकेबल हो जाएगा RCM वाला। तो बेचारा एक तो ERCC को नुकसान हुआ, उसके बाद GST भी उसको भरना पड़ेगा, जो एग्जम्पशन है वो रेस्ट्रिक्ट होगा केवल 4 करोड़ तक। तो उसका लॉजिक मैंने बता ही दिया, डबल टैक्सेशन नहीं। तो इस मामले में ERCC को 1 करोड़ के ऊपर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यही ये प्रोविजन बोल रहा है। तो अगर देखने जाए तो ये एग्जम्पशन है, लेकिन एग्जम्पशन इसलिए है क्योंकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए।
जैसे कि हमने रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन भी देखा था। क्लियर? तो ये सीरियल नंबर 65B है। तो अगेन आपको याद रखना है, इसमें 3 पार्टीज है, स्टेट गवर्नमेंट, ERCC एंड माइनिंग लीज होल्डर। है स्टेट गवर्नमेंट स्मार्ट है कि नहीं है? सर है ना स्मार्ट? गवर्नमेंट अपना टैक्स का पैसा छोड़ती है क्या? नहीं है। और आप लोग खुश हो रहे होंगे, अरे गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन दे के रखा है। तो एग्जाम्शन किस लिए दिया गया है? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। इनफैक्ट अगर देखो तो यहाँ तो बेचारा लॉस कर रहा है, उसका एक्सेस रॉयल्टी का पेमेंट कलेक्शन कम है, और उसके बाद भी उससे टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर 65B क्वेश्चन आएगा तो अब आपके लिए इजी होना चाहिए। सीरियल नंबर 66 इंपॉर्टेंट है क्या? है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन सर्विसेज। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोग कॉलेज भी गए, ठीक है, सीए का एनरोलमेंट फॉर्म भरा, तो हर जगह आपको फी पे करनी पड़ रही है। तो जो फी पे करते हैं वो सब्जेक्ट टू जीएसटी क्या? सर्विसेज तो है ना, एजुकेशन सर्विसेज। तो सीरियल नंबर 66 उसको एग्जम्प्ट करता है। अब बच्चों के मामले में क्या होता है? बस सर्विसेज भी होती है और दूसरी टाइप की सर्विसेज भी होती है। जैसे हो सकता है कि मेस हो स्कूल के अंदर, तो वो क्या सर्विसेज टैक्सेबल है एजुकेशन सर्विसेज के अलावा, कि वो भी एग्जम्प्ट है। बोर्डिंग स्कूल होती है, हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं, तो वो क्या एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है। तो ये सब हम लोग सीरियल नंबर 66 में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए अब सीरियल नंबर 66 समझते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। Educational institution means an institution providing services by way of preschool education, प्ले ग्रुप ये सब जैसे होता है, एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्वलेंट। Education is a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force. Education is a part of an approved vocational education course, a course run by an industrial training institute or an industrial training center affiliated to the National State Council for Vocational Training, or a modular employable skill course approved by the National Council of Vocational Training, run by a person registered with the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. तो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्ले ग्रुप, यूकेजी एलकेजी 1 से लेके जो 12th स्टैंडर्ड है वो, कॉलेज, सीए की डिग्री, प्रोफेशनल कोर्सेज जो लॉ में रिकॉग्नाइज है, इसके अलावा जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है और जो संस्था उसको प्रोवाइड कर रही है, दैट इज आल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है और वो एक इंडिया के अंदर डिग्री दे रही है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है अंडर द लॉ, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सेंट्रल और स्टेट जो एजुकेशन बोर्ड है, राजस्थान स्टेट बोर्ड जो एग्जाम लेता है 10th 12th के, ऐसे हर स्टेट वाइज है। ठीक है, सेंट्रल के अंदर जैसे सीबीएसई हो गया, तो ये भी क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे क्या? यस। द सेंटर एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। तो ये बेसिकली जो स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है या सीबीएसई है,
इनके स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं होते, दे आर बेसिकली conducting the exams. So for that limited purpose, CBSE or state education board, they are going to be considered as educational institution. ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, डेफिनेशन की कुछ बाकी है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब अपन वापस जाते हैं सीरियल नंबर 66, सर्विसेज प्रोवाइडेड, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ए के अंदर, क्लोज ए के अंदर, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इस स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली किसको प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। रिमेंबर डायरेक्टली, क्योंकि इसको पूरा करिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। इसमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो अभी हमने देखे वो सब कवर हो गए। ओके, कॉलेज, सीए इंस्टीट्यूट, ओके, स्टेट बोर्ड, ये सब ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हो गए हैं, जो सर्विस किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को डायरेक्टली दे रहे हैं। डबल ए, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेन कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं, क्या चीज की दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की, अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। ये भी वो डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्लोज बी, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अब ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, जो क्लोज ए है और डबल है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे ए के अंदर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को दे रहे हैं, स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो फीस लेते हैं, ठीक है, कॉलेज वाला फीस लेता है, सीए इंस्टीट्यूट फीस लेता है, तो वो क्या है, डायरेक्टली सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में फी चार्ज कर रहे हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडर कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसको दे रहा है, स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को डायरेक्टली दे रहा है। अब आप बोलोगे फैकल्टी को, क्या फैकल्टी को हो सकता है वो केटरिंग की सर्विसेज दे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक मेस बनाता है, उधर लेबर रखता है और खाना बना के इन सबको खिलाता है, तो कौन दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डबल बी, रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग गिविंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, बट क्लोज बी डिफरेंट। वाई, इन दोनों को भूल जाओ एक बार, क्लोज ए और डबल ए को, बी को अपन इधर से कनेक्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अब जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों के अंदर रेसिपिएंट कौन था, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, ठीक है, इधर स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इधर मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम वाला स्टूडेंट ही होगा, तो इसमें रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ये है। लेकिन जो बी क्लोज के अंदर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो यही फर्क है। ए, डबल ए के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट, तो दोनों में है, और फैकल्टी, स्टाफ। और बी के अंदर क्या हो रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, सच सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ में आया, क्या सर्विस ले रहा है वो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, यानी कि उसने आउटसोर्स कर दिया है, मान लीजिए एक बस ऑपरेटर को कि भैया तू ट्रांसपोर्टेशन करना, तो एक तो हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद बस बाई करे, स्कूल बस, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे, या फिर वो आउटसोर्स कर दे किसी और को कि भैया तू कर लेना, फीस मैं कलेक्ट करूंगा स्कूल बस की, हो सकता है ना। तो
जो बस ऑपरेटर है वो सर्विस दे रहा है स्कूल बस की, किसको दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? आगे से फिर स्टूडेंट को दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सर्विस रेसिपिएंट ये है, स्टूडेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है। केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी। तो ये भी वो आउटसोर्स कर रहा है। मतलब एक तो मील खुद प्रोवाइड करे, मैं जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया इधर वाले में, इसके अंदर क्या होगा पहले वाले में कि उसने क्या किया, एक मैस क्रिएट किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, उधर लेबर रखे, जो खाना बनाने वाले कुक वुक है वो रखे, और खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन इसके अंदर क्या है कि उसने आउटसोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, कि भाई मैं मैस दे रहा हूं तेरे को जगह, तू खाना बना और इन लोग को सेल कर। तो उसमें यह भी शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो मिड डे मील देती है वो भी हो सकती है। सिक्योरिटी जो क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो या वो खुद पीओन ये सब नहीं रखे, वो भी आउटसोर्स कर देगी सिक्योरिटी हाउसकीपिंग, इस कंपनी को मैं आउटसोर्स करता हूं। तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल, दिस सर्विस इज एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट आल्सो। ये तो केवल नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये पांचों सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, और पहली वाली दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। यहां सर्विस प्रोवाइडर है, यहां बी क्लोज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस रेसिपिएंट है। तो यहां स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट या फिर जिन्होंने क्लासेस मेरे से नहीं लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बार बार आता है, सर हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या फर्क है। तो बी क्लोज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। अब क्या बोलता आगे ये, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 1, बेसिकली सब क्लोज आप बोल सकते हो 1 2 3 ऑफ आइटम बी, 1 2 3 of item B shall apply to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent। तो ये जो एग्जाम्पशन है, अगर ये प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल ने ये सर्विसेज लिए तो उनके लिए एग्जाम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, कॉलेज वाले को स्कूल बस की फैसिलिटी दी गई, ओके, और इंस्टीट्यूशन ने वो आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स करके एक मतलब जो थर्ड पार्टी है सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही 5th क्लास वाला स्टूडेंट है और ये बस सर्विस प्रोवाइड की गई किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो इसके मामले में क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर अगर मान लीजिए 5th क्लास का स्टूडेंट है, उसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही, तो 100 रुपीज वो चार्ज करता है पर मंथ, तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा। ये बिल किसको करेगा? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कॉलेज वाला है और बस सर्विस दी जा रही है, तो ये एग्जम्प्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि जो सब क्लोज 1 2 3 मीन्स आइटम 1 2 3 ऑफ आइटम बी, बेसिकली क्लोज बी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, तो इनके मामले में एग्जाम्प्ट है। सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन सब आइटम 5 of item B shall apply to an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent, or an education as a part of an approved vocational education course। तो जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स की जो सर्विसेज है या पीरियोडिकल्स की, वो मान लीजिए आप कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है, ओके। उसके अलावा जैसे दूसरी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अदर देन प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्वलेंट, और जो वोकेशनल कोर्सेज है उनके अलावा
एग्जाम्प्ट है ये, ठीक है। अगर ये लोग ले रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी या वोकल कोर्सेज वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो एग्जाम्प्ट नहीं है। क्यों? इनको जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये जो फिफ्थ वाला मामला है, इस मामले में प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ओके, वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको एग्जाम्पशन नहीं है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसके अंदर किसको एग्जाम्पशन नहीं है? किसको एग्जाम्पशन है? केवल प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल को एग्जाम्पशन है, बाकी लोगों को नहीं है। जैसे केटरिंग सर्विसेज, अब चलो एक केटरिंग सर्विसेज का मैं एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने आपको बोला क्लोज ए डबल ए, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ जो क्लोज बी के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज ले रही है। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रही है केटरिंग सर्विसेज की सबको, ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट है। चाहे कॉलेज के अंदर भी है, तो उसने मेस बनाया, लेबर हायर किए, कुक है सब, और सर्विसेज दे रही है कॉलेज स्टूडेंट को या फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को, तो ये एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने आउटसोर्स किया है, तो वो क्लोज बी के अंदर कवर होगा। और वही केटरिंग सर्विसेज अब उसने आउटसोर्स करके रखी है, तो अप टू हायर सेकेंडरी प्री स्कूल एंड अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है, और ये जो केटर है वो सर्विसेज दे रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो 100 रुपीज मान लीजिए उसकी रेवेन्यू है, तो उसके बाद जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वही कॉलेज है, अगर वही कॉलेज है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है केटरर, तो जीएसटी लगेगा, वो एग्जम्प्ट नहीं है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि बोर्डिंग स्कूल का क्या होगा? बोर्डिंग स्कूल का क्या होगा? अब जो हॉस्टल वाले स्कूल है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एजुकेशन सर्विसेज के अलावा मतलब बोर्डिंग लॉजिंग भी अवेलेबल होती है। तो हम लोग तो अभी तक बात कर रहे हैं एजुकेशनल सर्विसेज की। तो क्या ये बोर्डिंग लॉजिंग जो होती है वो एग्जम्प्ट होगी कि टैक्सेबल होगी? ये एक क्वेश्चन मार्क है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए सेक्शन 8 की तरफ जाना पड़ेगा। यू नीड टू इंटरलिंक दिस विद सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्या है? अगर आपको याद नहीं आ रहा सेक्शन 8 क्या है, तो मेरे हिसाब से शायद आपने मेमोराइज बरोबर नहीं किया। क्या है वो? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो ये कंपोजिट सप्लाई है। आप आईआईटी में जा रहे हो, आपको एडमिशन मिला, वहीं रहना आपको, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर। तो आपका पर्पज क्या है? एजुकेशन, डिग्री लेनी इंजीनियर की। अब उधर रहना पड़ेगा, बोर्डिंग लॉजिंग भी है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन सर्विसेज एग्जम्प्ट है सीरियल नंबर 66 के अंदर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए बोर्डिंग लॉजिंग भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। याद रखिए, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई इज गोइंग टू ड्राइव द टैक्स रेट। अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है, एजुकेशन सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो बोर्डिंग लॉजिंग भी एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का, मान लीजिए कोई गेस्ट मिलने आता है और उधर स्कूल में फैसिलिटी है कि गेस्ट के लिए अलग रूम रेंट पे रह के आप रह सकते हो, तो एग्जम्प्ट होगा क्या? नहीं एग्जम्प्ट होगा, नहीं एग्जम्प्ट होगा। तो फिर क्या होगा? अगर ये एग्जम्प्ट नहीं होगा तो क्या होगा? आपको सीरियल नंबर 14 याद रखना। होटल वोटल का एकोमोडेशन 1000 रुपीज तक एग्जम्प्ट, अगर 1000 तक है तो उसमें कवर हो जाएगा एग्जम्प्ट, नहीं तो 1000 के ऊपर तो टैक्सेबल है। इसको आपको इंटरलिंक करना है सीरियल नंबर 14 से। समझ गए? ऐसे इंटरलिंकिंग सब चीज का करते जाइए। क्लियर? अब जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बाय प्राइवेट आईटीआई इन डेजिग्नेटेड ट्रेड notified under Apprenticeship Act 1961 are exempt from GST, whereas vocational training provided by private ITI in respect of other than designated trade liable to GST। तो डेजिग्नेटेड ट्रेड याद रखना, डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए है तो एग्जाम, डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए नहीं है तो टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए प्राइवेट ITI by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee in case of designated trade will be exempt from GST, whereas in case of other than designated trade again tax is going to be payable।
vocational training and examination conducted by government ITI is exempt as these are in the nature of services provided by the central government or state government to individual. ये एंट्री 6 के अंदर होगा. Such exemption in relation to services provided by government ITI would cover both vocational training and examination conducted by these government ITI. तो ये बेसिकली exempt होगा. ठीक है, लेकिन याद रखना है एंट्री 6, सीरियल नंबर 6. ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल, सीरियल नंबर 6 के अंदर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा. अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके अलावा कुछ और करता है, तो जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी बार, या एक टीचर है वो प्राइवेट कोचिंग करता है, जैसे मैं ले रहा हूँ. ठीक है, मान लीजिए मेरा एसोसिएशन भी है कॉलेज के साथ, या जो भी 10th-12th है, तो ये प्राइवेट कोचिंग फीस एग्जाम्प्ट होगी क्या? नहीं होगी. एजुकेशनल सर्विसेज है लेकिन ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी. प्लेसमेंट सर्विसेज दी जाती है, उसके लिए कंपनी से एक लमसम फी ली जाती है, तो वो क्या एग्जाम्प्ट है? नहीं. प्लेसमेंट फी भी एग्जाम्प्ट नहीं है. तो इसके अलावा कुछ है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है. यह आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये एंट्री आपको अच्छी तरह से करनी है. आपको बोर्डिंग स्कूल का पॉइंट याद रखना है. केटरिंग आउटसोर्स हो तो 12वीं तक है, अप टू हायर सेकेंडरी. ठीक है, तब तो वो एग्जाम्प्ट है, मैंने एग्जाम्पल जैसे लिया. लेकिन वही अगर आउटसोर्स की जाए तो कॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है. सिक्योरिटी सर्विसेज, ऐसे आपको ये भी याद रखना है, सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, अगर ये आउटसोर्स कर दिया गया है तो अप टू कब तक है? हायर सेकेंडरी तक ही एग्जाम्प्ट है. प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी. लेकिन अगर कॉलेज है तो टैक्सेबल है. अब इस एंट्री को, सीरियल नंबर को आपको 66 को एक जगह और आपको इंटरलिंक करना. काफी इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है. जीएसटी है इजी, केवल अगर आपको इंटरलिंकिंग समझ में आ जाएगा तो आपका काम बन गया. 70+ कोई नहीं रोक सकता, और आप सीए बन गए, क्योंकि एग्रीगेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. कौन सी है? सीरियल नंबर 22. सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू ए पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज of transportation of student faculty and staff to an educational institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. तो जो व्हीकल हायर पे लिया है बंदे ने, ठीक है, उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो चार्ज नहीं करेगा अगर किसके लिए? ये प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्वलेंट. तो इंस्टीट्यूशन भी चार्ज नहीं करेगा और सर्विस प्रोवाइडर जो हायरिंग पे दे रहा है वो भी चार्ज नहीं करेगा. हालांकि इनका डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखो तो इनडायरेक्टली आपका लिंक बैठ जाएगा ये, तो इसलिए मैंने इंटरलिंक करके दिया आपको. समझ गए? और हमेशा ये याद रखना बी के अंदर क्या फर्क है और क्लोज ए और डबल ए में क्या फर्क है. अब इसके अलावा क्या था? पहले एक सेपरेट सीरियल नंबर था 67, जो किससे रिलेटेड था? आईएम के लिए था, एमबीए की डिग्री आईएम के लिए. लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, आईएम की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर डेफिनेशन में वो आ गया. तो एज पर सीबीआईसी सर्कुलर नंबर 8201/2019 जीएसटी डेटेड 1 जनवरी 2019 with effect from 31st March 2018, the date from which the IIM Act 2018 came into effect, all the IIM Indian Institute of Management will qualify as. तो गवर्नमेंट ने ये IIM Act 2018 पास किया, तो उसकी वजह से IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ गया. तो ये जो कोर्सेज देता है एमबीए या 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव, वो एग्जम्प्ट होगा. ठीक है, लेकिन यही आईएम अगर जो वो 3 डेज सर्टिफिकेट कोर्सेज ये सब होते हैं ना, ओके, 3 डेज सर्टिफिकेट कोर्स या 1 मंथ 2 मंथ, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगा. उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगी, उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगी. जो
एमबीए की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव है, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है, वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन जो सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 डेज, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। उसके ऊपर आईएम को जीएसटी चार्ज करना और बाकायदा पेमेंट करना। ठीक है, तो पहले इसके लिए सेपरेट सीरियल नंबर था 67, लेकिन अब क्योंकि आईएम एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स एंड उसके हिसाब से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, तो इसकी सेपरेट सीरियल नंबर एंट्री की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऑमिट कर दिया। क्लियर? मैरीटाइम इंस्टीट्यूट भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया। तो ये भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है देन इट इज एग्जम्प्ट। क्लियर? तो ये सीरियल नंबर 66 65 बी के अंदर आपको काफ़ी टाइम लगा है ना समझने में। मेरे को टाइम लगा है समझाने में, तो आपको समझने में भी टाइम लगेगा। करेक्ट? तो इसके लिए क्योंकि आप ये मिस नहीं करो, तो 2 सीरियल नंबर को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। उसके बाद अगले जो सेशन होगा, जो अगला सेशन होने वाला है, उसके अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।